नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको दिन भर क्या कुछ खास रहा खबरों में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर। सरुसजाई स्टेडियम में चाय बागान जनजातियों के कार्यक्रम में झुमोयर बिनंदनी में की शिरकत। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चाय बागान जनजाति के विकास के लिए पूरी तत्परता से कर रही है काम। पीएम मोदी की किसानों को बम्पर सौगात। किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर जारी की योजना की 19वीं किश्त। 9.8 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए 22,000 करोड़ रुपए। कहा, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता। बिहार दौरे पर पीएम मोदी का महागठबंधन पर वार। कहा, जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो किसानों की स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। जंगल राज वाले महाकुंभ को दे रहे हैं गाली, बिहार नहीं करेगा माफ। दिल्ली विधानसभा के नए सत्र में पहले दिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत विधायकों ने ली शपथ। विजेंद्र गुप्ता बने स्पीकर। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने कमरे की फोटो जारी कर अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाने के आपके आरोपों को किया एक्सपोज। और चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से दी मात। न्यूजीलैंड के साथ भारत भी पहुंचा सेमीफाइनल में। पाकिस्तान हुआ सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में चाय बागान जनजातियों के कार्यक्रम झुमोयर बिनंदनी में पहुंचे। कार्यक्रम के लिए 8,000 जनजातीय लोगों ने प्रस्तुति दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 60 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत भी इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए उपस्थित रहे। असम के सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास में चाय बागान की भूमिका काफ़ी अहम रही है। 200 साल का चाय बागान का इतिहास है और चाय बागान की जनजातियां अपनी समृद्ध परंपरा को आज विश्व मंच पर प्रस्तुत करते हुए बहुत ही उत्साहित नजर आईं। अद्भुत प्रदर्शन, उमंग और रोमांच से भरा संगीत, एक ताल पर झूमते लोग, झुमरू की कतारें, सभी ने मिलकर एक अद्वितीय समा बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह पूर्वोत्तर की विविधता की समृद्ध झलक है। गोटे जीवन बिसारिलेও अनेक दिवस राति সবাইকে আমার জোহার। অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি। यहाँ एक अद्भुत माहौल है, ऊर्जा से भरा हुआ माहौल है। उत्साह, उल्लास और उमंग से ये पूरा स्टेडियम गूंज रहा है। इस जबरदस्त तैयारी में चाय बागानों की सुगंध भी है और उनकी सुंदरता भी है। और आप तो जानते ही हैं, चाय की खुशबू और चाय के रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। झूमर और बागान संस्कृति से जैसे आपका खास रिश्ता है ना, वैसा मेरा भी रिश्ता है। इस तरह के भव्य आयोजनों से
असम का गौरव तो जुड़ा ही है, इसमें भारत की महान विविधता भी दिखाई देती है। हरे हरे भाग जगोरी बिनु सरे बोले भेंगरा। हरे भाग जगोरी बिनु सरे बोले भेंगरा। मुझे पूरा विश्वास है पूरे हिंदुस्तान में आज आपके इस नृत्य की वाहवाही होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार चाय बागान जनजाति के विकास के लिए संपूर्णता से काम कर रही है। जनजाति के लिए 350 आरोग्य केंद्र, बच्चों के लिए 100 से ज्यादा स्कूल और स्वरोजगार के लिए असम सरकार द्वारा 25,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाय बागान जनजाति के विकास से ही असम का विकास होगा। भाजपा सरकार असम का विकास भी कर रही है और यहां के टी ट्राइब की सेवा भी कर रही है। खासकर बागानों में काम करने वाली हमारी बहनें, हमारी बेटियां, गर्भावस्था में उनके सामने आय का संकट पैदा हो जाता था। आज ऐसी करीब 1.5 लाख महिलाओं को गर्भावस्था में 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें खर्च की चिंता न रहे। हमारे इन परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए असम सरकार चाय बागानों में 350 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोल रही है। टी ट्राइब के बच्चों के लिए 100 से ज्यादा मॉडल टी गार्डन स्कूल भी खोले जा गए। करीब 100 स्कूल और भी खोले जा रहे हैं। टी ट्राइब के युवाओं के लिए ओबीसी कोटा में 3% आरक्षण की व्यवस्था भी हमने की है। असम सरकार भी इन युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये की सहायता दे रही है। सरसजाई स्टेडियम पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला शहर में जहां जहां से गुजरा लोगों ने अभिनंदन किया। इस दौरान बिहू, बोरट, बागुरुम्बा की झलक जगह जगह नजर आई। प्रधानमंत्री ने लोगों के इस भव्य स्वागत को सहर्ष स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी के सरसजाई स्टेडियम में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में शामिल हुए तो इस दौरान असम के मुख्यमंत्री ने असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने और चराईदेव मोईदाम को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मिली पहचान पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भाषा को क्लासिकल भाषा का मर्यादा चराईदेव मोईदाम को यूनेस्को द्वारा दिया गया स्वीकृति ने असम को गर्वित किया है और इसीलिए
मैं सारा असम वासियों का ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके साथ ही झोमर बिनंदनी में हिस्सा लेने वाले कलाकारों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद जताया। जनजातीय समुदाय के लिए किए गए कार्यों पर भी लोगों ने संतोष व्यक्त किया। खुशी जो है वो चेहरे पे दिख रही है, क्योंकि इतने दिन की मेहनत आज इन बच्चों की साकार हो गई। आज इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी। बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि मोदी जी ने जब बोला कि आप लोग का जैसा मैं चाय का ही एक आप लोग का अंदर से आई हूँ, और आप लोग का जो चाय बागान का जो रिलेशन है मेरा साथ में अति गंभीर से है, तो वो बात तो सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो असम में है वो जो चाय जनजाति के संप्रदाय है उन लोगों के साथ मोदी जी का फर्स्ट टाइम जो ये जो झूमर है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होने जा रहा है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बहुत एंजॉय किए। आई विश ऐसा और ऐसा आयोजन हो सके ताकि हम और भी एंजॉय कर सके, और हमारे आदिवासी संप्रदाय के लिए बहुत ही कुछ किया मोदी जी ने। नहीं सोचा था मोदी का, हम आज नहीं सोचा था। थैंक यू मोदी जी का, थैंक यू। इनका ये जो नृत्य है ये थम नहीं रहा है, ये खुशी है उस पल की जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद इनको हुई है। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज के लिए आसाम से। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के लिए, एंड ऐसे ट्री ट्राइब्स में इनिशिएटिव लेना बहुत अच्छा बात है, और गवर्नमेंट ने वो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे ट्री ट्राइब्स के लिए। ऐसे असम का इज फेमस फॉर ट्री टाइप। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हम लोग बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि हम लोग आसाम में जो बसे हुए हम लोग का जाति का टी टाइप्स का जो कल्चर, मेन कल्चर जो झूमर है, उसके जो ऐतिहासिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए, इसलिए हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। दूर से आए प्रोग्राम देखने के लिए बहुत अच्छा लगा, वही कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में राज्य की औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार साझेदारी, तेजी से बढ़ते उद्योग और जीवंत MSME क्षेत्र को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री मंगलवार को एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर फिलहाल गुवाहाटी में हैं। मंगलवार को पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन से पहले राज्य सरकार ने 1,22,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की शान और साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहे जाने वाले असम के लिए मौका बहुत खास है। यह मौका है एडवांटेज असम 2.0 का। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और अपने विकास की कहानी को पहुंचाने का मौका मिलेगा। दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें असम की ओर खास तौर पर लगी हुई हैं, क्योंकि असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, जो 840 अरब डॉलर के बड़े बाजार के अवसर खोलता है। बीते एक दशक में राज्य की औसत विकास दर 12.6% की रही है। साल 2023-24 में तो राज्य की 19% विकास दर ने सभी को चौंका दिया। राज्य में 65 औद्योगिक एस्टेट और सेक्टोरल पार्क हैं। 180 किलोमीटर औद्योगिक गलियारा निवेशकों को आकर्षक विकल्प देता है। यूके, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर समिट के पार्टनर कंट्री हैं। फिलीपींस, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया समेत 14 और देशों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। अमेरिका, यूएई, न्यूजीलैंड, ताइपे के बिजनेस चैम्बर्स के अलावा विश्व बैंक, ADB, EU और NDB भी सम्मेलन का हिस्सा होंगे। एडवांटेज असम 2.0 में अब तक 7,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपली, मानस, धानसीरी नदियों के नाम से हॉल्स बनाए गए हैं। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी ने 2022-2027 के संशोधन को मंजूरी दी है। डायनेमिक शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन योजना 2025 की शुरुआत की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टाटा ने जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने का यहाँ पर निर्णय लिया है, उससे राज्य की पूरी दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। निवेशकों के मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स, फूड एंड बेवरेजेस, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स एंड टूरिज्म, खासतौर पर ग्रीन टूरिज्म एक बहुत बड़ा फोकस है। तो आप ये समझें कि इतने बड़े रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो एडवांटेज आसाम 2.0 है पूरी तरह से तैयार है निवेशकों तक अपनी विकास की कहानी को पहुंचाने का। विरासत की कहानी भी पहुंचाई जाएगी, विकास की कहानी भी पहुंचाई जाएगी। अब तक एडवांटेज असम 2.0 के शिखर सम्मेलन के लिए 350 बैठकें तय हो चुकी हैं। 88,000 स्क्वायर फीट में 150 उद्योग असम से हैं, जिसमें टाटा, HUL, IOCL, ONGC, वेदांता, गेल, BCCL शामिल हैं। 1,000 स्क्वायर फीट में पारंपरिक उद्योगों जैसे ODOP, GI टैग स्पेशलिटीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2.5 लाख कारोबारियों को मंजूरी दे दी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्धन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, गुवाहाटी। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त मिलने पर किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों की माने तो ये रकम उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। बहुत ही अच्छी योजना PM नरेंद्र मोदी साहब जी ने चलाई है। इसमें काफ़ी किसान लोगों को फ़ायदा हुआ है और भी अन्य लोन भी मिले हैं और भी कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा मोदी जी का, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम चलाई जिससे सब किसानों को फ़ायदा हुआ है। ये जो किस्तें मिल रही हैं ये हम लोगों को जो जैसे खाद है, दवाइयाँ हैं, जब किसान को एकाएक पैसे की कमी होती है तो बड़े मददगार साबित होती है। किसान अधिकांशतः अपनी खेत की कटाई करने के बाद दूसरी खेती के लिए सक्षम नहीं हो पाते थे, आर्थिक रूप से समस्याओं से ग्रसित होते थे। तो ये सहयोग राशि उनके लिए वरदान के तौर पर रहा और बहुत ही उत्तम रिजल्ट दे रहे हैं। वहीं गिरिडीह के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस योजना से किसानों को खेती करने और उन्नत बीजों की खरीद में आसानी होती है। वहीं महिलाओं ने इस योजना को लाभकारी बताया। प्रत्येक महीना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत से 4-4 महीने में जो 2-2 हज़ार रुपये आती है, उससे खेती करने में बहुत आसानी हुई है। पहले हम लोग दूसरों से कर्ज लेकर खेती करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस पैसे से हम किसान वर्ग समय समय पर उन्नत क्वालिटी का बीज व उर्वरक का खरीदने का प्रयास करते हैं और खेती कार्य को और आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तरफ से आज मुझे 2,000 रुपये राशि की प्राप्ति हुई है। इस राशि से हम जैसे छोटे किसानों को बहुत राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 4-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये करके जो प्राप्ति होती है, हम लोग उसी से अच्छे ढंग से खेती कर पाते हैं। से हम खेती करे वास्ते दाना लाना ये, खाद लाना ये, लेबर लगावा ये। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने वतन को जानो कार्यक्रम हमारे देश को पहचानने का कार्यक्रम है, ये कहा। अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को खत्म कर पूरे वतन को एक कर दिया और अब कश्मीर के बच्चों का भी देश पर उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य प्रदेश के बच्चों का है। हमारा वतन हमारा घर है और इसके 30 कमरे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के बाहर नजर ही नहीं दौड़ाएंगे तो ये 30 कमरों को जान ही नहीं पाएंगे। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है तो फिर जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, IAS अफसर बन सकते हो, कोई व्यापार कर सकते हो, तो पूरे देश में काम करना है, पूरे देश के अंदर जीना है और ये देश ही हमारा घर है। तो इसीलिए भारत सरकार ने वतन को जानो कार्यक्रम बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शांति की
न हुई है और इसके कारण ही राज्य में विकास संभव और सुनिश्चित हो पाया है। मोदी जी के शासन में वहां शांति आई। मोदी जी के शासन में वहां शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था हुई। मोदी जी के शासन में वहां पर इंडस्ट्री आई है जिसमें बड़े होकर आपको नौकरी मिलेगी। मोदी जी के शासन में वहां अस्पताल बने हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हुई है और वहीं पर इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवे के, एयरपोर्ट के, रोड के, बिजली पहुंचाने के, पानी पहुंचाने के ढेर सारे काम हुए हैं। और मैं मानता हूं कि बच्चों, कोई सरकार वहां शांति नहीं रख सकती, बच्चे ही रख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे महत्वपूर्ण निवेश अवसर सामने आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि देश 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत की सौर ऊर्जा 100 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 48.3 गीगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना है और इसके लिए $150 अरब से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। To initiate and to sort out the issues which are coming up for the financing basically 32 lakh crores. Some of the funding will be done from the domestically and getting the financial support means bond market, all such things have been positively discussed. I'm quite hopeful we will achieve 500 gigawatt by 2030. That is 50% of our total energy requirement will be met by renewable energy. साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का हरित हाइड्रोजन बाजार 2030 तक $44 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना के तहत 9.5 लाख सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए बजट 96,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। So even budget all put together 10 years it was 8,000 crores during previous regime, 96,000 crores as on date. That is more than 1,000% increase in the last 10 years. And the world's biggest rooftop domestic solar initiative, that is PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, launched in 2024. Now we have crossed the total installation of 9.5 lakhs installation as on date. And India's energy consumption is estimated to be going to double, and out of that 50% is to be will be taken care by the renewable energy. भाजपा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा ने दावा किया है कि केजरीवाल ने 2 साल की अवधि में 43.51 लाख रुपए की बिजली खपत की है। आरटीआई के जवाब के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक 2 साल की अवधि में 41.51 लाख रुपए की बिजली की खपत की। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का प्रतिदिन का अनुमानित बिल करीब 770 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 5,700 रुपये है। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल का असली चेहरा था। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी हर महीने लगभग 250 से 300 यूनिट की खपत करता है। आरटीआई सामने आई है और वो आरटीआई दिखाती है कि 2 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री निवास में, मतलब 2022 से लेकर 2024 तक, जब अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते थे, तब इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2 वर्षों के लिए 41,51,340 रुपए था। और 2 सालों में कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए इलेक्ट्रिसिटी के? 5,60,335 यूनिट। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता के बर्बाद किए अपने ऐशो आराम के लिए। जो वैगन आर में घूमते थे, 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली, वो भी आरटीआई सामने आई। पर ये है अश्लील खर्च जो किया गया। तो ये शीश महल की जो कहानी है, दरअसल ये कहानी घर के रेनोवेशन की नहीं, ये मानसिकता के रेनोवेशन की है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने तमिलनाडु के हिजबुत तहरीर साजिश मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपी अजीज अहमद को पिछले साल अगस्त में विदेश भागने के दौरान एजेंसी ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने अजीज अहमद के खिलाफ चेन्नई के पुनमल्ली की एनआईए की विशेष अदालत में आईपीसी और यूए एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। यह केस की प्रतिबंधित आतंकी संगठन एचईटी द्वारा भारत विरोधी विचारधारा का प्रचार करने और देश में अपने संस्थापक तकी अल-दीन अल-नभानी के संविधान को लागू करने की आपराधिक साजिश से संबंधित है। एनआईए द्वारा मामले की जांच जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के सामने 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत भोरमदेव एरिया कमेटी में सक्रिय माओवादी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पित माओवादियों में एक पुरुष और एक महिला माओवादी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने माओवादियों की क्रूर विचारधारा से तंग आकर और अबूझमाड़ के अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के शिविरों के कारण हो रहे विकास से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 25-25 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है तथा उन्हें नक्सल उन्मूलन नीति के तहत अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर जिला पुलिस बल, बीएसएफ और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बजट सत्र के 5वें दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा महाकुंभ का दुष्प्रचार करने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए। महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी। और आइए बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ मामले में लापता लोगों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब वह तीनों भगदड़ में हुए जानमाल की हानि का भी पता लगाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में आम से लेकर खास लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। महाकुंभ में नागरिक उड्डयन और सहयोग राज्य मंत्री मुरलीधर महल ने पवित्र स्नान किया। लगातार लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और उसी कड़ी में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर महल ने भी आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही इस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो भी उन्होंने साझा की। देश विदेश से आए श्रद्धालु संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने अभी कार्यभार संभाला है, और उन्होंने भी अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई प्रयागराज महाकुंभ में। साथ ही सोमवार को अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंची और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। तो हर आम और खास लगातार आस्था की डुबकी लगा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक समागम महाकुंभ, जिसका समापन 26 फरवरी को होगा, लेकिन उससे पहले हर कोई यहां आस्था की डुबकी लगा रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 24 यानी आज और 25 फरवरी को
3 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। इसमें आज यानी 24 फरवरी को 15,000 स्वच्छता कर्मी गंगा घाट पर लगभग 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर कीर्तिमान बनाएंगे, जबकि 25 फरवरी को 10,000 हैंड प्रिंटिंग और उसी दिन 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड बनेगा। महाकुंभ मेला के परेड मैदान स्थित त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा संचालन के स्थान पर 550 शटल बसों का संचालन का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल भीड़ के चलते ई रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा। शटल बसों का संचालन हाईवे पर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इन तीनों रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम 22 फरवरी को प्रयागराज आ चुकी हैं। यह टीम महाकुंभ में बनने वाले रिकॉर्ड को देखेगी। उधर प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। जी हां, इसके तीसरे चरण के अंतर्गत वाराणसी से प्रयागराज आए तमिलनाडु के प्रतिनिधियों का छठा दल महाकुंभ के दिव्य कुंभ रिट्रीट सेक्टर 22 में पहुंचा। महाकुंभ मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने तमिलनाडु के प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया। काशी तमिल संगमम से जुड़े प्रतिनिधियों ने सोमवार को सुबह त्रिवेणी संगम के ऐरावत घाट पर परंपरागत तरीके से डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना की। काशी तमिल संगमम के प्रतिनिधि मंडल में शामिल कुल 220 प्रतिभागी महाकुंभ की व्यवस्था से गदगद नजर आए। काशी तमिल संगमम के दल में शामिल लोगों ने प्रयागराज से अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले महाकुंभ की व्यवस्था और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की पहल की जमकर तारीफ की। काशी जो है वो मतलब ज्ञान की मतलब एक केंद्र रहा है हमेशा, खासकर हिंदू धर्म के, और दक्षिण भारत में भी ज्ञान रहा, वही ज्ञान रहा है किंतु तमिल भाषा में। तो अभी संस्कृत और तमिल का भी ये मेल हो रहा है एक तरह से, मतलब उसके में जो ज्ञान है और उसके साथ साथ लोगों का एक दूसरे के साथ बढ़ा रहे हैं कांटेक्ट, जिससे शायद आगे की देखेंगे तो ये जो दूरियां बनी हैं वो कम होंगी और भारत में और समरसता आएगी। अभी तक जितना भी अरेंजमेंट्स किया है उनकी तरफ से बहुत अच्छे से किया है और हम लोग चाहते हैं कि हर साल ऐसा प्रोग्राम्स आए और हर साल ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे जन इसका ये मौके का बेस्ट अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें और काशी और तमिलनाडु के बीच का जो रिश्ता है उसको मजबूत बनाएं। और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए पीएम सर को, यहाँ के सीएम सर को और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको हमारे दिल से धन्यवाद सबके तरफ से मैं बोल रही हूँ। वी आर वेरी मच हैप्पी एंड थैंकफुल टू मोदी जी, योगी जी एंड ऑल द IRCTC ऑर्गेनाइजर्स and the whole crew who took care of us throughout the trip. All the IRCTC people, organizers, everyone took care of us so well. They took us to Sangam and we had a nice snan, which will be in memories throughout life, which comes once in 144 years. IIT मद्रास के निदेशक डॉक्टर वी कामकोटी ने सोमवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में डिजिटल दुनिया में शासन विषय पर आधारित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए IIT मद्रास के निदेशक डॉक्टर वी कामकोटी ने कहा कि IIT मद्रास और CAG कार्यालय ऑडिट कार्य को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी साझा करने पर सहयोग कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कैग के संजय मूर्ति ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द ही सब कुछ डिजिटल हो जाएगा और इसके लिए हम अपनी डिजिटल क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम हो सकें। के संजय ने कहा कि इसके लिए कैग और IIT मद्रास के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसमें साइबर सुरक्षा और मैनुअल प्रोटोकॉल सिस्टम को अपडेट करने पर जोर दिया गया है। भारत 2 दिवसीय ग्लोबल साउथ से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भाग लेने वाली महिला शांति सैनिकों के लिए सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का हिस्सा लेने वाले शांति दूतों ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इनमें से कुछ देशों की प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति ने महिला शांति दूतों को इस मौके पर संबोधित भी किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट।
वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों के सम्मेलन में भाग लेने वालों के एक समूह ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की मौजूदगी शांति स्थापना मिशन को और अधिक विविधतापूर्ण और समावेशी बनाती है। महिला शांति रक्षकों की अक्सर स्थानीय समुदायों तक बेहतर पहुंच होती है और वे महिलाओं और बच्चों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं। वे लिंग आधारित हिंसा से निपटने, विश्वास बनाने और संवाद को बढ़ावा देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला कर्मियों के उच्च प्रतिशत वाले शांति मिशन हिंसा को कम करने और दीर्घकालिक शांति समझौते हासिल करने में अधिक प्रभावी रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अधिक महिलाओं को शामिल करें। राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत के योगदान के गौरवशाली इतिहास को याद किया, जिसमें 2,90,000 से ज्यादा भारतीय शांति सैनिकों ने 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा की है। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों में तैनात 9 सक्रिय मिशनों में 5,000 से ज्यादा भारतीय शांति सैनिक हैं। Women in peacekeeping, a global south perspective. It is wonderful to be among such a diverse group of women who are not only making a meaningful contribution to global peace, but are also a source of inspiration for women around the world. India is proud of its contribution to UN peacekeeping. Since the 1950s, we have contributed over 2,90,000 peacekeepers to more than 50 UN peacekeeping missions. India is cumulatively the largest troop contributing country. Today, there are over 5,000 Indian peacekeepers in 9 active missions deployed in often hostile conditions for the cause of international peace and security. महिला शांति सैनिक नई दिल्ली में शांति स्थापना में महिलाएं वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए आई हैं। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र नई दिल्ली के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व स्तर पर दक्षिण की महिला अधिकारियों को शांति स्थापना के लिए समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों और शांति स्थापना मिशनों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का 100वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत 1925 में की गई थी। तब इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था। इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। आइए जानते हैं और जानकारी इस रिपोर्ट में। 25 फरवरी 2025 को बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बिहार एवं देश विदेश से करीब 3,500 पीएमसीएच के पूर्ववर्ती छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाली हैं। साल 1925 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था। यूनाइटेड भारत के चुनिंदा 5 मेडिकल कॉलेज में पटना मेडिकल कॉलेज एक था। पटना को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला, जो कि 5,462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके चलते ये इंडिया में ही नहीं विश्व में दूसरा सेकंड बड़ा अस्पताल होगा और चिकित्सा का हर तरह का इलाज यहाँ संभव होगा। पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाना राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। पहले चरण के 2 टावर का निर्माण पूरा होने के बाद मेडिकल उपकरणों की सप्लाई शुरू हो गई है। अगले महीने तक अस्पताल के 2 टावर पर बने 1,050 बेड की शुरुआत होगी। इन दोनों टावरों में 65 आईसीयू बेड, 44 पोस्ट आईसीयू बेड, 10 डिलक्स और 100 प्राइवेट, वहीं 2 सूट रूम हैं। यहाँ मरीजों के लिए 5,000 बेड की सुविधा भी दी जा रही है। इसके बाद पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। गायनी में जितने ऑन्कोलॉजी के जितनी पेशेंट्स आती हैं, जितने कैंसर की पेशेंट्स आती हैं, उनका सारा का इलाज हो रहा है।
और हमारे यहाँ कीमोथेरेपी की भी व्यवस्था है, जहाँ पर जाके उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशंस भी पड़ते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज से निकले हुए डॉक्टर सारी दुनिया में फैले हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया। अभी टेक्नोलॉजी और अभी एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अभी उस हिसाब से भी पीएमसीएच में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। बहुत सा नया डिपार्टमेंट खुला, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट बहुत सा खुला और वो काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर कार्यरत है। पीएमसीएच के 100 साल पूरा होने के मौके पर शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को बिहार आ रही हैं, जहां वो नई बिल्डिंग का भ्रमण भी करेंगी। पटना का मेडिकल कॉलेज 100वें साल में तरुण अवस्था में जा रहा है। 5000 बेड की कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप की जा रही है, जिसके बाद ये अस्पताल दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। इसके साथ ये देश का सबसे बड़ा अस्पताल भी बन जाएगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। खबर बांग्लादेश की, जहां पे अराजकता थमने का नाम नहीं ले रही है। वहां के वायुसेना के हवाई अड्डों पर लोगों ने हमला कर दिया, जिससे एक आदमी के मारे जाने की भी खबर है। बांग्लादेश में हिंसक और यौन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर वहां की यूनिस सरकार लगातार सवालों के कटघरे में है। कई इलाकों में आम लोगों के साथ हिंसा की तस्वीरें फिर से डर पैदा कर रही हैं, तो सरकार के नाम पर चल रही व्यवस्था से कोई समाधान मिलता नजर नहीं आ रहा है। आतंक और अराजकता की चपेट में बांग्लादेश। वायुसेना अड्डे पर बदमाशों का हमला, यौन हिंसा और अपराध की बढ़ती घटनाएं, ढाका के शैक्षणिक संस्थानों में विरोध प्रदर्शन। राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे बांग्लादेश में आतंक, अपराध और अराजकता ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में कई बदमाशों ने देश के दक्षिण पूर्वी तट पर कॉक्स बाजार में स्थित वायुसेना अड्डे पर घात लगाकर हमला किया। खबरों के अनुसार कॉक्स बाजार में बांग्लादेशी वायुसेना अड्डे पर रोहिंग्याओं द्वारा हमला किए जाने के बाद रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में कम से कम 13 रोहिंग्याओं और 2 बांग्लादेशी वायुसेना अधिकारियों सहित 3 बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। बांग्लादेश की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है। बांग्लादेश वायुसेना स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन शोषण और अपराध की बढ़ती घटनाएं भी अब लोगों में नाराजगी और गुस्से का कारण बन रही है। ढाका के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारे लगाए, सरकार जागो, चुप्पी खत्म करो, बलात्कारियों को सजा दो, हिंसा बंद करो, महिलाओं की रक्षा करो और बलात्कारियों को फांसी दो। अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन की नाकामी का हवाला देते हुए छात्रों ने बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार के इस्तीफे की भी मांग की। छात्रों ने पिछले 48 घंटों में बलात्कार की घटनाओं की खतरनाक संख्या पर सरकार पर निशाना साधा और इसे चरम अराजकता का सबूत बताया। उधर बांग्लादेश में बढ़ते अपराधों को लेकर ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने गृह मंत्रालय में सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। इसको लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। विश्वविद्यालय के छात्रों ने उस वक्त प्रदर्शन शुरू किया जब ढाका के बानाश्री इलाके में अज्ञात लोगों द्वारा एक स्वर्ण व्यापारी को गोली मारने की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई तरह के नारे लगाते हुए मार्च भी किया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने देश भर में बढ़ती हत्या, डकैती और बलात्कार की घटनाओं पर निराशा जताते हुए सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी पर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। यह घटना मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए एक और झटका है, जिस पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो देश में जारी अराजकता को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ताज़ा घटनाएं एक बार फिर बांग्लादेश में बढ़ती अशांति को उजागर करती हैं। अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से देश की कानून व्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है और हिंसक घटनाओं का सिलसिला जारी है। पिछले सप्ताह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद बाबुल मियां की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश में खुलना यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हिंसक झड़पों में 100 से अधिक छात्र घायल हुए। वहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक घटनाएं लगातार जारी हैं। ऐसे हालात में दक्षिण एशियाई देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। कई लोगों ने यूनुस के इस्तीफे की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों के ऊपर एक फोटो प्रदर्शनी को आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देखा। ये फोटो प्रदर्शनी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में लगाई गई थी और इसे पत्रकार फ्रांसवा गोटिये ने आयोजित किया था। बांग्लादेश में इस्लामिस्ट तत्वों द्वारा हिंदुओं के उत्पीड़न पर एक पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया गया। करोड़ों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं के साथ साथ देश सेवा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का समर्पण सोमवार को एक बार फिर से देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में मध्य प्रदेश, बिहार और असम का दौरा किया। पीएम ने जहां सुबह भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया, वहीं दोपहर में बिहार के भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की। शाम होते होते वो असम पहुंचे, जहां उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध संस्कृति के उत्सव में हिस्सा लिया। पीएम ने की एक दिन में 3 राज्यों की यात्रा। मध्य प्रदेश में किया नाश्ता, बिहार में दोपहर का भोजन, असम में हुआ रात्रि भोज। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सफर का उतना ही शानदार अंदाज में नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश सेवा के लिए पीएम की इसी समर्पण भाव का नजारा सोमवार को भी हुआ। पीएम ने एक दिन में 3 प्रदेशों का दौरा किया। सोमवार सुबह पीएम मध्य प्रदेश में थे, जहां उन्होंने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। इस पहल से राज्य में निवेश और संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। वहां से पीएम सीधे बिहार के भागलपुर पहुंचे, देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देने। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की। पीएम के बटन दबाते ही 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के खातों में 22,000 करोड़ से अधिक की रकम पहुंच गई। सोमवार शाम पीएम असम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध संस्कृति के उत्सव में हिस्सा लेते हुए पीएम ने झुमोइर बिनंदिनी समारोह में हिस्सा लिया। 8,000 से अधिक कलाकारों की प्रस्तुति ने इस शाम को यादगार बना दिया। एक दिन में 3 प्रदेशों का दौरा और विभिन्न कार्यक्रमों में पीएम की शिरकत दिखाती है कि वो विकास और विरासत को साथ लेकर देश को नई ऊंचाई तक ले जाने की मुहिम में जी जान से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर भी। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश से मिले 237 रन के लक्ष्य को 40.1 ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 112 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि टॉम लैथम ने 55 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ने 9 विकेट पर 236 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक 77 रन नजमुल हुसैन शांतो ने बनाए। इस मैच में हार के साथ ही इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश का सफर समाप्त हो गया। साथ ही न्यूजीलैंड की जीत के बाद पाकिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। महिलाओं की FIH प्रो लीग में नीदरलैंड्स ने भारत को 4-2 से हरा दिया। कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत की ओर से उल्टा ने 2 गोल दागे, वहीं नीदरलैंड्स की ओर से अल्बर्ट्स ने 3 गोल दागे। न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों के FIH प्रो लीग में भारत को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने भारत को 3-2 से शिकस्त दी। भारत की हर्षिता जाखड़ ने एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप 2025 के महिला जूनियर व्यक्तिगत पॉइंट रेस में जीत हासिल की है। वहीं रोनाल्डो सिंह ने एलीट पुरुषों के 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया।
जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज मंगलवार से हो रहा है। भारत की ओर से किदाम्बी श्रीकांत, प्रियांशु राजावत, किरण जॉर्ज, आयुष शेट्टी, आकर्षि कश्यप, अनमोल खरब और अनुपमा उपाध्याय, ध्रुव कपिला, तनिषा क्रास्टो की जोड़ी भारत की ओर से हिस्सा लेती हुई नजर आएगी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल ने नए शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के ब्रोशर और संस्थान की वेबसाइट का अनावरण किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 8 सदस्य देशों ने मिलकर दिल्ली में इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की है। डीडी न्यूज़ से बात करते हुए प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि सार्क देशों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में ये संस्थान एक बेहतर माध्यम का काम करेगा। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने ब्रोशर का जो अनावरण किया है, तो क्या नया इस बार एकेडमिक में रहने वाला है? इस पर नया एकेडमिक ये है कि हम अपने न्यू कैंपस में आ गए थे, तो देयर इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो बहुत से नए कोर्सेज शुरू किए हैं ताकि हम ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर सकें, जिसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज शुरू किए हैं। बीटेक के कोर्स हमने लास्ट ईयर शुरू किए थे, उनको बहुत डाइवर्सिफिकेशन किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, डेटा साइंस, जो कि नीड है सिर्फ भारत की नहीं बाकी सारे देशों के भी। क्लाइमेट चेंज जो हम समझते हैं कि इस सारे सार्क रीजन की एक ज्वलंत प्रॉब्लम है, उसमें हम MSc शुरू कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव PhD एंड एग्जीक्यूटिव MBA शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह के कई नए कोर्सेज शुरू किया है। सर, अब कितना जोश है वहाँ के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं सार्क देशों के पढ़ने के लिए, उनमें कैसा रुझान आप देख रहे हैं? रुझान तो अच्छा लगता है, बीच में थोड़ा डिप रहा, लेकिन इस बार हमने गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग की जिसमें सारे देशों के सीनियर लोग पर्सनली आए, जिससे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में उनको इंटरेस्ट कायम है। अदरवाइज़ दूसरे देशों से फिज़िकली आके यहाँ गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग अटेंड करना ये अपने आप में जोश की बात है। तो वो आए और पूरा इंटरेस्ट लिया और सब ने ये सुनिश्चित किया कि इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना है और उसी स्वरूप में बढ़ाना है जो इसकी इच्छा थी कि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म सार्क देशों के लिए बने। क्योंकि सर सार्क से जुड़ा हुआ ये जो इंस्टीट्यूशन है, तो आपको क्या लगता है डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन किस प्रकार से एक ब्रिज का रूप सारे देशों के बीच में लाएगी? देखिए, डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन हम तो शिक्षा जगत से शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो हम एकेडमिक डिप्लोमेसी, लाइब्रेरी डिप्लोमेसी के टाइटल से हमने कॉन्फ्रेंस किया पीछे और लगभग 200 डेलीगेट उसमें रहे, जिसमें 50 डेलीगेट विदेश से आए, अपने खर्चे पे आए। तो इससे लगता है कि लोगों सब में ये इंटरेस्ट तो है कि ये चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए। आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ नया देखने को हमको मिलने वाला है इसमें, और दूसरी तरफ यह है कि एजुकेशन जो डिप्लोमेसी है उसमें एक ब्रिज का रूप ये जो यूनिवर्सिटी है वो कायम करेगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। काशी तमिल संगमम 3.0 में नमो घाट पर बड़ी संख्या में स्टॉल लगे हुए हैं और ये काशी और तमिलनाडु की संस्कृति, परंपरा और उत्पादों को बखूबी दर्शा भी रहे हैं। इन स्टॉल्स का अवलोकन किया फ्रांसीसी परिवार ने। विभिन्न स्टॉल्स का जायजा लिया हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। काशी में विदेश से पर्यटक तो आते ही हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय का जो प्रयास था कि कई देशों के प्रतिनिधि विदेश मंत्री के साथ यहाँ आए, काशी तमिल संगमम में काशी और तमिल के बारे में जो संस्कृति है, परंपरा है, उसके बारे में जाना। फ्रांस से एक परिवार आया हुआ है नमो घाट पर। इन लोगों को मेरे पूछने पर कि तमिलनाडु के बारे में आप कुछ जानते हो, इन्होंने कहा नहीं, केवल काशी के बारे में जानते हैं। इन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पे ये जो फोटो प्रदर्शनी लगी है इसका विजिट किया। जो निदेशक हैं लाल जी यहाँ के, उन्होंने इन लोगों को पूरे विस्तार से बताया कि तमिलनाडु की यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ऋषि अगस्त्य के थीम पर जो ये फोटो प्रदर्शनी लगी है, उन वहाँ के जो साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, वैज्ञानिक और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में इन पूरी परिवार को बताया। What is your experience in that Namo Ghat visit and that photo exhibition? Well, it's a very great experience. You know, we come in Kashi pretty often. It's the 5th time we are here, you know, and it's the first time we came this far. This far, like on Namo Ghat, yes. And so we had a wonderful place to eat and to drink chai, very good.
And then we did the exhibit, which was very interesting. You know, we had to learn a lot about the great people of the city of Kashi, you know, the very important people. And yes, it was very nice to see the exhibit, to meet the people who make the exhibit. And no, it's a great experience to visit this city and this exposition with one lady for this city, and I think it's well done because this is people are making on the place, and it's fine. Thanks. ये जो प्रयास है काशी तमिल संगमम के माध्यम से, उसमें देश के लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, लेकिन जो विदेश मंत्रालय ने प्रयास किया वो अपने आप यहाँ पर फोटो एग्जीबिशन में आने के बाद फ्रांस के इस परिवार ने देखा कि तमिलनाडु के जो महान विभूतियाँ हैं, ऋषि अगस्त्य हैं, उनके बारे में जो लालजी साहब ने बताया, उससे काफ़ी जानकारी इन लोगों ने हासिल की। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमो घाट। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि।